बस आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट हो गया। क्या जानते हो बेटा एंजियोस्पर्म्स के बारे में? एंजियोस्पर्म्स नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हो यार, प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया है। हाँ, एंजियोस्पर्म्स नहीं हुआ है। मेरे पास तो ऐसा इंफॉर्मेशन आया है कि एंजियोस्पर्म्स हो चुका है आपका। अच्छा ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स तक हो गया है। तो एंजियोस्पर्म नाम तो सुना सुना सा लगता होगा, अपन तो ड्रॉपर है ना, 11th 12th पढ़ा हुआ है तो थोड़ा तो पता ही होगा एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। कौन बताएगा? मिल के बता दो, कैसे प्लांट्स होते हैं बेटा ये? फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे बेसिक क्या है, एंजियोस्पर्म्स अपना सबसे सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट है। प्लांट किंगडम में आपने क्या क्या प्लांट पढ़ा है? एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बाद और कुछ पढ़ा है क्या? तो एंजियोस्पर्म्स ही हमारे सबसे ज्यादा क्या है, एडवांस प्लांट्स है। आप जितना चारों तरफ मुंडी घुमा के देख लो, आपको जो भी प्लांट दिख रहे हैं, जो भी ट्रीज दिख रहे हैं, मैक्सिमम सब कौन से होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स में इतना पता होना चाहिए कि भैया इनके पास एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लावर। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, जितना भी अपन एडवांस चीजों में जाते हैं, जैसे जैसे आप शायद एनिमल का भी बात कर लो या प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बात कर लें, एडवांस चीज हमेशा उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है बेटा? सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं बट चॉइस क्या रहता है? सेक्सुअल। ठीक है, तो अब हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। क्लियर है? तो टॉपिक का हेडिंग लिखते हैं सेक्सुअल। व्हाट इज सेक्सुअल? अगर आपको दिख रहा है, एक टर्म है एसेक्सुअल, एक टर्म है सेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट पता है कि सेक्सुअल में हमेशा दो पेरेंट रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा चलेगा बेटा फर्टिलाइजेशन। ए सेक्सुअल में आप कभी ये वर्ड नहीं सुनोगे फर्टिलाइजेशन। दो पेरेंट है, दोनों पेरेंट का काम क्या है? एक पेरेंट अपना गैमेट बनाएगा, दूसरा पेरेंट अपना गैमेट बनाएगा, और इन दोनों गैमेट का क्या कराना है अपने को? फर्टिलाइजेशन कराना है। समझ में आ रहा है? ये फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है या प्रोडक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। ब्रायोफाइट्स में which kingdom is the first embryophyta? फर्स्ट इम्ब्रियो किसमें बनता है? सबसे पहली बार प्लांट किंगडम में अगर हमको इम्ब्रियो बनता हुआ दिख रहा है, कौन से किंगडम, मतलब कौन से क्लास, कौन से फाइलम में मिलता है? ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में ये बहुत, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट इम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ही सबसे पहली बार क्या बनता है? इम्ब्रियो। एल्गी में क्या होता है? जाइगोट बनता है, वो जाइगोट में मियोसिस हो जाता है तुरंत। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? जाइगोट बनेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू इम्ब्रियो, देन इट विल कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये जो भी है, ये चीजें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वहां पे भी अपन ने जब एम्ब्रियो पढ़ रहे होगे तो आप देखे होगे कि हम उसको कहाँ पढ़ते थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेडिंग के अंडर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम किस में देख रहे हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? दीज आर एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? फ्लावर। ये जो फ्लावर होता है इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर मैं डायग्राम बताऊंगी, आप लोग मेरे को लेबलिंग बताओगे। ठीक है,
आप बताओगे मेरे को कि मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ? चलो बताओ, व्हाट इज दिस? स्टिग्मा. What is this? Style. What is this? Okay. This is anther. This is this is this is पेडिसिल. ठीक है. अब पार्ट तो सबको पता है. ठीक है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट की फीमेल पार्ट? फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट को अपन कौन से टर्म से डिनोट करते हैं? गाइनोशियम. चलो एक टर्म आया गाइनोशियम. इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? एंड्रोशियम. गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. गलत. ग्रुप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. यही गलती हो जाती है. व्हाट इज गाइनोशियम? गाइनोशियम इज ग्रुप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. यहाँ पे कितना स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है? एक है. ठीक है. ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को अपन क्या बोलते हैं? स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी अगर एक है तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? कार्पल. समझ में आ रहा है? कार्पल क्या हुआ? एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी. गाइनोशियम क्या हुआ? ग्रुप ऑफ कार्पल्स. बोल सकते हैं ऐसा. एक और वर्ड सुनते हैं, पिस्टिल. व्हाट इज पिस्टिल? हाँ, एंथर फिलामेंट को कि कार्पल का ही दूसरा नाम होता है? हाँ, ऑल द कार्पल्स फॉर्म पिस्टिल. नो. कार्पल को ही पिस्टिल बोलते हैं? नो. यहीं पे तो गलती हो गई ना. यहीं पे ध्यान से नहीं पढ़ा एनसीईआरटी. ठीक है. एनसीईआरटी क्या बोलती है? कार्पल का जो सिर्फ इंफीरियर एंड है उनके ग्रुप को. ठीक है. मतलब अगर मैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का ग्रुप बना रही हूँ. ठीक है. 5-6 स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आ गए मेरे पास. अब ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी नीचे जाके क्या करने वाले हैं? कनेक्ट करने वाले हैं. ठीक है. ये जब कनेक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे का हिस्सा है, जो कनेक्टेड बहुत सारे कार्बल्स, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बहुत सारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आके नीचे कनेक्ट होकर जो इंफीरियर पार्ट बड़ा सा एक ओवरी बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल. समझ में आया? स्लाइट डिफरेंस है. अब अपन क्या है, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो लगता है कि यार कार्पल और पिस्टिल सेम चीज है. फिर थोड़ा सा ध्यान लगा लिया तो लगता है कि नहीं, ग्रुप ऑफ, मतलब पिस्टिल और गाइनोशियम एक चीज है ना. अगर आप ग्रुप ऑफ कार्पल को गाइनोशियम बोल रहे हो तो ग्रुप ऑफ कार्पल क्या पिस्टिल हो जाएगा? है ना. बट पिस्टिल में क्या है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस, कि पिस्टिल में अपन सिर्फ कौन से पार्ट को डिनोट कर रहे हैं बेटा? इंफीरियर पार्ट को, बेस को. इंफीरियर पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट. ठीक है. समझ में आ गया? तो पिस्टिल में क्या होता है, बहुत सारे कार्पेल्स, मतलब बहुत सारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आएगा. ये जो सबका ओवरी वाला पार्ट है ना, ये एक दूसरे से क्या हो जाता है? कनेक्टेड हो जाता है. और इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? पिस्टिल. क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ तक? ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेमन. व्हाट इज स्टेमन? स्टेमन इज एंथर प्लस फिलामेंट. ठीक है. व्हाट इज एंड्रोशियम? ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स. स्टेमेन का मतलब होता है एक एंथर, एक फिलामेंट. मतलब अगर अपन ये वाले पार्ट को बोल रहे हैं, ठीक है, इसको अपन क्या नाम दे देंगे बेटा? स्टेमेन. यहाँ पे कितने स्टेमेन है? 1 2 3 4. ये चारों को अगर डिनोट करना है तो किस नाम से डिनोट करेंगे? एंड्रोशियम. क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है.
क्लियर है? ये तो बेसिक है बिल्कुल। अभी अपने को बेसिक जब तक नहीं पता होता है तब तक अपन बड़ा बड़ा चीज कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पढ़ सकते। ऐसे नहीं कि अपन मैम ये सब तो पढ़ा हुआ है 11th 12th है, लेकिन नहीं, बेसिक क्लियर नहीं होने से आपका जो एडवांस का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है छोटी छोटी पॉइंट की वजह से। समझ में आया बेटा यहाँ तक? अब फ्लावर को एक एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, डेफिनेशन लिखती है फ्लावर का कि व्हाट इज अ फ्लावर। अगर मैं आपको पूछूं कि डेफिनेशन क्या है फ्लावर का, पढ़े होगे ना एनसीईआरटी तो इतने बार, क्या लगता है फ्लावर का डेफिनेशन क्या है? इस बार का पेपर कैसा था? इजी था? मतलब बॉटनी पार्ट कैसा था? एक चीज नोटिस किए थे, सारे क्वेश्चन कैसे थे? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। ये सारे स्टेटमेंट कहाँ से उठाए हुए थे? एनसीईआरटी से। और इसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती हुई होगी, हुई है, क्योंकि अपन जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं यार उसमें ध्यान से नहीं पढ़ रहे। हर एक स्टेटमेंट के बाद अपने को क्या पढ़ना है? एक स्टेटमेंट के बाद लगा दो व्हाट, ये क्या बोलना चाह रहा है, व्हाई क्यों बोलना चाह रहा है, हाउ कैसे पता। ये व्हाट व्हाई हाउ करते रहोगे ना आप, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे एक एक लाइन, तो आपको हर एक स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा और फिर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? अब इतने बार एनसीईआरटी पढ़ लियो, आप लोगों को देखो अभी ये नहीं पता है कि फ्लावर का डेफिनेशन अच्छे खासे वर्ड्स में एनसीईआरटी दे के रखा है। और यही हो सकता है आप जब 2024 में जाओगे तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसी से आ जाएगा कि व्हाट इज अ फ्लावर। फिर उसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके का कंफ्यूजिंग ऑप्शन होगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव शूट, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सही है, सारा पॉइंट सही है। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है? इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल साइट फॉर रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल साइट फॉर रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? अंदर, मतलब जो एम्ब्रियो बनाने वाला है। साइट का मतलब जगह। ठीक है? मार्वल साइट का मतलब क्या होता है? मार्वलस, सुना है ना? बहुत ही अच्छी साइट है। मॉर्फोलॉजिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली सुंदर सुंदर दिखते हैं बेटा फ्लावर्स, कितने अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है? एक दूसरे को दे रहे होते हो जब आप, दिया ही होगा लड़के, तो ये क्यों देते हैं फ्लावर्स? ऐसा तो नहीं जूता दे दे किसी को, दे दे क्या किसी को, यहाँ चले बॉटल दे देते हैं, नहीं करते। क्या देते हैं? फ्लावर्स देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव। देयरफॉर इसको क्या बोला गया है? मॉर्फोलॉजिकली भी ये कैसे हैं यार? मार्वलेस। एंड एम्ब्रियोलॉजिकली भी कैसे हैं यार? मार्वलेस। क्यों? क्योंकि दे आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी चीज में अगर अपने को रिप्रोडक्शन करना है, एक तो उसका फिजिकल अपीयरेंस मायने रखता है। इसी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आप जब फ्लावर को तोड़ रहे हो, या एक इंसेक्ट है जो उस फ्लावर में आके बैठ रहा है, उससे क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। थोड़ा हल्का फुल्का पता होगा, उसकी वजह से क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है? इसलिए उस फ्लावर को क्या बनाया जाता है? बहुत खूबसूरत। एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों बोला गया है? क्योंकि साइट कहाँ का है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का क्या है बेटा? वो साइट है। ठीक है? तो ये एक डेफिनेशन लिख के रखो। मेरे मेरे ख्याल से बेटा नोट्स बनाना कंपलसरी है। फ्लावर इज morphological and embryological marvel site of sexual reproduction। लिख लिया? एक स्टेटमेंट है कि यार जब ये फ्लावर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, जब फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट, उससे बहुत पहले प्लांट ने ये डिसीजन ले लिया होता है कि हमको क्या करना है? फ्लावरिंग करना है। इस स्टेटमेंट पे भी बेटा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है? व्हेन द डिसीजन इज टेकन बाय द प्लांट दैट फ्लावरिंग विल टेक प्लेस। उसमें ऑप्शन कई कई रहता है कि इट इज टेकन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, इट इज टेकन आफ्टर सम टाइम, इट इज टेकन
मच बिफोर टाइम, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, पहले, बहुत पहले ये डिसीजन ले लिया जाता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ये वाला लिख लेना, एक्चुअल फ्लावर इज सीन हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है कि ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, क्या सेक्शन है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये एग्जैक्ट डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। मैं आपको बस आज ये समझा रही हूँ कि बेटा क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, आपको आज का जो मेरे क्लास का पर्पस है, ये मेरी पहली क्लास है, तो इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट पे टोक रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि यार एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसे देख के तो बहुत छोटी सी बुक लगती है, इससे क्वेश्चन आना है, अरे ये तो एक दिन में हो जाएगा, ऐसे ही लगता है, हल्के में लेते हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन जब आता है ना तो लगता है कि यार ये तो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, बट कहाँ का रहता है, एनसीईआरटी का। अब जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, दिस डायग्राम इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, नन ऑफ द अबव। फेल हो जाएंगे सब लोग, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या नहीं पढ़ा ध्यान से कि यार ये डायग्राम के नीचे का पॉइंट क्या लिखा हुआ था। आप देखोगे आपके एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे स्पेसिफिकली मेंशन है, क्या मेंशन है, एलएस ऑफ फ्लावर। एलएस का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको बेटा, पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी, अपन धीरे धीरे करके सब्जेक्ट पे और घुसते जाएंगे, बट आपको एक हिंट करते जा रही हूँ कि यार इसी डायरेक्शन में पढ़ना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आपको एक चीज, जैसे कोई भी आप फ्लावरिंग प्लांट देखते होगे, घर वर में देखा होगा या बाहर भी देखा होगा, तो पहले एक कली खिलता है ना, कली रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बड। ठीक है, ये बड के बाद आता है अपना फ्लावर। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर हम बड के रूप में देख रहे हैं, ये जो बड वाला पार्ट है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस वर्ड अपन सुने होंगे पहले भी। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस का मतलब, गुच्छा, ग्रुप, है ना, ग्रुप। तो ये जो बड होता है उसमें क्या रहता है यार, ये फ्लावर का तो जितना पार्ट है उसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, बंद पड़ा है, हर चीज का ग्रुप उसी के अंदर रखा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके का यह इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, ये जो बड है वो कैसे बनता है ये भी एनसीईआरटी बताती है बेटा। ठीक है, वो क्या बताती है एनसीईआरटी, कि सबसे पहले एक होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लोरल प्राइमोर्डियम, फ्लोरल का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, फ्लोरल का मतलब क्या है, विच इज रिलेटेड टू फ्लावर। प्राइमोर्डियम का मतलब, व्हाट इज प्राइमोर्डियम, नहीं पता, ऐसा ऑर्गन जो कि स्टिल डेवलप हो रहा है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, इट इज स्टिल डेवलपिंग। प्राइमोर्डियम का मतलब है इट इज स्टिल डेवलपिंग ऑर्गन। तो नाम क्या लगा हुआ है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम, मतलब फ्लावर का प्राइमोर्डियम, मतलब ऐसा पार्ट जो कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, कौन से स्टेज में है, स्टिल डेवलपिंग वाले स्टेज में है। ये प्राइमोर्डियम में ही अपना एक तरीके के मेरिस्टेम्स पढ़े हैं बेटा, अपन जानते हैं मेरिस्टेम्स, व्हाट आर मेरिस्टेम्स, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कोई भी चीज को अगर अपने को, आप फ्लावर देख लो, स्टेम देख लो, लीफ देख लो, आप जब उनको सबसे छोटे वाले यंगर फॉर्म में देखोगे, पहले वो स्मॉल रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर उनको बढ़ना है, ग्रो करना है, तो क्या करना पड़ता है, सेल्स का डिवीजन करना पड़ता है। अगर उनके पास डिवाइडिंग सेल्स ही नहीं रहेंगे तो उनका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम तो यार कौन से स्टेज में, अभी प्राइमोर्डियम स्टेज में, हमको क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाना है तो यार इसके पास क्या होना चाहिए, डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए, वो डिवाइड कर करके एक फूल बना पाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये प्राइमोर्डियम जो है, ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट का मतलब क्या होता है, स्टेम, अपाइकल बोल रही हूं तो एपेक्स, शूट का जस्ट टॉप, मेरिस्टेम का मतलब डिवाइडिंग सेल्स।
तो ये जो फ्लोरल प्राइमोर्डियम है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन शूट अपाइकल, प्रेजेंट होता है शूट एपेक्स, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेम्स, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं? ये प्राइमोर्डियम क्या है? इट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम। प्राइमोर्डियम क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है। कहाँ प्रेजेंट है? एपेक्स में प्रेजेंट है। किसके एपेक्स में प्रेजेंट है? शूट के एपेक्स में प्रेजेंट है। तो प्राइमोर्डियम इज ए डेवलपिंग ऑर्गन, बट क्योंकि अभी हम फ्लोरल प्राइमोर्डियम का बात कर रहे थे, हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि ये जो प्राइमोर्डियम फ्लोरल है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ये प्रेजेंट कहाँ पे है बेटा? शूट एपेक्स में प्रेजेंट है, और शूट एपेक्स में बैठ के ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली डिविजन। समझ में आया? लिखो, इट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इस शूट अपाइकल मेरिस्टेम में इसके पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? मैथ से ही तो पेरीमीटर का मतलब आउटलाइन, बाहर का आउटलाइन। अब मान लो यार एक ऐसा, ठीक है, ये मान लो अपना क्या है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। इसके आउटलाइन में, ठीक है, इसके कहाँ पे बेटा? इस पेरीमीटर में चल रहा होता है एन आइसोट्रॉपिक ग्रोथ। क्या चल रहा है? एन आइसोट्रॉपिक ग्रोथ। व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक? पता है किसी को? आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम सेम, सिमिलर। इसके आगे क्या लग गया है? एन। तो क्या होना चाहिए? डिसिमिलर। डिसिमिलर। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कीमोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब केमिकल की तरफ मूवमेंट या केमिकल के अगेंस्ट मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक का मतलब लाइट के तरफ मूवमेंट या उसके अगेंस्ट मूवमेंट। तो ट्रॉपिक क्या है? मूवमेंट है ना, एक तरीके का रिएक्शन है, एक तरीके का रिस्पॉन्स है जो किसी स्टिमुलस की वजह से इसको मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, हमको इतना तो पता चल गया, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट, डिसिमिलर होने वाला है कुछ। ट्रॉपिक का मतलब क्या है यार? कुछ मूवमेंट या कुछ तो भी होने वाला है वहां पे, ठीक है। आगे क्या लगा हुआ है? ग्रोथ। ऐसा ग्रोथ जो हर डायरेक्शन में कैसा हो बेटा? अनइक्वल हो। कैसा हो? अनइक्वल। हर डायरेक्शन में वो हो सकता है इस डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो कर जाए, इस डायरेक्शन में कम ग्रो कर जाए। ऐसे ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक ग्रोथ। ऐसा ग्रोथ कहाँ चल रहा है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम के पेरीमीटर में। कहाँ चल रहा है? पेरीमीटर में। ये जैसे ही ग्रोथ चलेगा ये बना देता है आपका फ्लोरल बड। क्या बना देता है बेटा? फ्लोरल बड। अभी अपन कहाँ धीरे धीरे कहाँ पे आ रहे हैं? फ्लावर के पास आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सारा लाइन बेटा एनसीईआरटी का है, कुछ भी मैं बाहर से नहीं पढ़ा रही हूँ। बट अपन 2 बार एनसीईआरटी पढ़ के निकल गए हैं, लेकिन अपने को लग रहा है कि कब था, कहाँ था, है ना? एग्जैक्टली, है ना? समझ में मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी यार, कहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है। समझ में आया? फ्लोरल प्राइमोर्डियम, इट इज अ स्टिल डेवलपिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन शूट एपेक्स। इसको क्या नाम दे दिया? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये डेवलपिंग ऑर्गन है। इट विल ऑलवेज डिवाइड। डिवाइड होके ये क्या करेगा? अब कोई भी चीज अगर डिवीजन करेगी तो उसमें हमको क्या दिखता है? ग्रोथ। ठीक है, ये अपन प्लांट फिजियोलॉजी में भी डिटेल में बात करेंगे। कहीं भी अगर ग्रोथ चाहिए तो क्या करना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर डिवीजन दिख रहा है तो हमको क्या दिखने वाला है? ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है उसका डायरेक्शन कैसा था? अनइक्वल डायरेक्शन था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? एन आइसोट्रॉपिक ग्रोथ। एन आइसोट्रॉपिक ग्रोथ की वजह से क्या बना? फ्लोरल बड। ये फ्लोरल बड को अपन क्या बोल देते हैं? इनफ्लोरेसेंस। क्या बोल दिया? इनफ्लोरेसेंस। और यही फ्लोरल बड फिर डेवलप हो जाएगा किसमें? फ्लावर। यही होता है, बड से अपन क्या बना देते हैं? फिर सीधे फ्लावर बना देते हैं। तो आपको पूरा डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर समझ में आ गया? ठीक है, अगर इस टॉपिक का मेरे को हेडिंग देना है तो अपन दे सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर बना कैसे? ठीक है, क्लियर? अब एक चीज, ये जो भी अपन ग्रोथ करा रहे हैं या फ्लोरल प्राइमोर्डियम से फ्लावर तक पहुंच रहे हैं, वो सब में 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट थिंग इज हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लांट्स में क्या होगा?
हार्मोनल चेंजेस, और एक तो आपको ऐसे ही देख के समझ में आ जाएगा कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर एक ऐसा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो क्या चेंज हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो देयर हैज क्या क्या हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गया, और सेकेंड थिंग इज स्ट्रक्चरल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल किसमें हुआ, फ्लोरल प्राइमोडियम में। जब अपन ने स्टार्ट किया था फ्लोरल प्राइमोडियम से शूट अपाइकल मेरिस्टेम, एनाइसोट्रोपिक ग्रोथ, फ्लोरल बड, फ्लावर, ये सब जब चल रहा था, इस दौरान क्या चल रहा था प्लांट के अंदर, हार्मोनल चेंजेस भी चल रहा था और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी चल रहा था। स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हम लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किसकी वजह से चल रहा था, चेंजेस इन हार्मोन्स। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट आते हैं अब टर्म फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ, फ्लोरिकल्चर का मतलब, पहले तुम लोग क्या बोल रहे थे, क्या होता है बताओ फटाक से, कुछ तो भी बोल रहे थे। स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप फ्लावर का जो भी कल्टीवेशन कर रहे हो, इसके साइंस को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। स्टडी या लिख सकते हो साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, ब्रीडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये फ्लोरिकल्चर वर्ड भी दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, बट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक, ये तो अपना हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था कि भैया एक एंजियोस्पर्म नामक प्लांट होता है जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्या, फ्लावर। ये फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपन स्टेमन बोलते हैं, उस स्टेमन के दो पार्ट एंथर एंड फिलामेंट। ग्रुप ऑफ स्टेमन को अपन बोल देते हैं एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ग्रुप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को अपन क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम का सिंगल यूनिट होता है कार्पल। पिस्टिल भी यार इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू गाइनोशियम, बट सिर्फ अपन किसको कंसीडर करेंगे, इंफीरियर पार्ट को कंसीडर करेंगे। समझ में आया। इसके बाद हमने देखा कि यार फ्लावर फ्लावर जो इतना तब से गा रहे हैं, ये बनता कैसे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर देखा, डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि स्टार्ट होता है कहानी फ्लोरल प्राइमोर्डियम से। फ्लोरल प्राइमोर्डियम में स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस होगा। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम के पेरीमीटर में क्या बनाने लग जाएगा, एनाइसोट्रोपिक ग्रोथ करेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, लीफ, सॉरी बड। इस बड को अपन क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस, और ये बड कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर में। क्लियर है यहाँ तक सबको। फ्लावर का एक सड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ा था, क्योंकि एनसीईआरटी बताती है, और एनसीईआरटी हमारी भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, तो वो एनसीईआरटी का डेफिनेशन भी अपने को याद करना पड़ेगा कि इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद कुछ भी ऑप्शन में लिखा रहे जिसकी तरफ आपका मन जा रहा हो कि नहीं रिप्रोडक्टिव तो दिया, अरे ये वाला ऑप्शन नहीं, एनसीईआरटी जो बोल दी बस वही मानना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अपन आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फ्लावर्स में चलेगा, इसके तीन इवेंट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख दे रही हूँ फर्टिलाइजेशन। एक इवेंट तो अपने को पता है नाम से ही कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही। फर्टिलाइजेशन इवेंट के जो पहले का प्रोसेस होगा उसको क्या बोल देंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वेरी गुड, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देर आर थ्री इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं बेटा हम लोग, मेल गैमेट का फ्यूजन विथ फीमेल गैमेट, ठीक है। अब मेल गैमेट का फ्यूजन यहाँ पे फीमेल गैमेट से होने वाला है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चलेगा यार, गैमेट का फॉर्मेशन, पहले तो गैमेट बनाना पड़ेगा, पहले मेल गैमेट बनाओ, फीमेल गैमेट बनाओ, तभी तो आगे चल के फ्यूजन कराओगे। अब ये गैमेट बनाने के बाद इनको यार ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये प्लांट है एक जगह, अगर पॉलन बन रहा है, मतलब जैसे अपन ने एंथर और फिलामेंट का बात किया था, तो एंथर में अगर पॉलन बन रहा है, ये पॉलन को कहाँ जाना है, स्टिग्मा में जाना है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, उसके पास जाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस मेल गैमेट को ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो ही चीज होगी, एक तो यार गैमेट का फॉर्मेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड थिंग इज गैमेट ट्रांसफर। ये गैमेट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन में क्या होने वाला है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, क्या होगा भैया, फ्यूजन होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे अपन ने क्या बना लिया, फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होने वाला है, इस जाइगोट से क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो। मतलब अपन बोल सकते हैं भैया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू हुआ, और यही एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, लास्ट आगे चल के क्या बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, हमारा ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपको कैसे पता चलेगा रिप्रोडक्शन हुआ है, बच्चा होगा तब पता चलेगा ना यार। हाँ क्या है, बेबी ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारे पास सबूत क्या मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग। प्लांट में क्या है, सीड। कौन से प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, देन फर्टिलाइजेशन, देन लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लिख लिए, स्टार्ट करते हैं अब। गैमेटोजेनेसिस में भी सबसे पहले अपन मेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट का बात कर रहे हैं। अब मेल गैमेट को स्टार्ट करने से पहले अपने को थोड़ा सा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में देखना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था बेटा अपना, एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम में कौन कौन रहते थे, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर, फिलामेंट। अब अगर मैं एंथर का, दिस इज एंथर, दिस वन इज फिलामेंट, ठीक है। एंथर का अगर बात करें, एंथर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का होता है, बाइलोब एंड टेट्रा। बाइलोब टेट्राथिकस, टेट्राथिकस क्योंकि typical anther in an angiosperm is bilobed and बस फुल स्टॉप। उसके बाद अगर फुल स्टॉप लगाना है तो बाइलोब्ड एंड टेट्राथिकस हो जाएगा, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस इन ईच लोब। एनसीईआरटी की लाइन है, देख लो भी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस इन ईच लोब, ठीक है। क्योंकि अगर आप टोटल थीका काउंट करने जाओगे तो कितना हो जाता है, 4।
समझ में आया कैसा होता है एंथर? अगर अपन देखें, ये मान ले अपन दो लोब है, ये फर्स्ट लोब सेकंड लोब, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? बाई लोब। अब ये बाई लोब के अंदर भी ये क्या बना हुआ है? कंपार्टमेंट बना हुआ है। ये एक कंपार्टमेंट को अपन क्या बोल देते हैं बेटा? थीका। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 टेट्राथिकस हो गए इस हिसाब से। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखी है? इट इज बाई लोब्ड एंड डाइथिकस इन ईच लोब। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज बाइलोब डाइथिकस, बाइलोब टेट्राथिकस, फलाना फलाना, और इसके आगे इन ईच लोब नहीं भी लिखा होता है बेटा, तो आपका आंसर होगा बाइलोब एंड डाइथिकस, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसकी है? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। टेट्राथिकस वर्ड एनसीईआरटी ने यूज कहीं नहीं किया है। एनसीईआरटी ने क्या यूज किया है? बाइलोब। बाइलोब का मतलब है भैया आंसर के पास दो लोब रहेंगे, थीका, डाइथिकस इन ईच लोब, और it is tetrasporangiate. It is tetrasporangiate. What is tetrasporangiate? उसके पास क्या होगा? चार स्पोर रो, क्या स्पोरेंजियम, क्या होगा बताओ? माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ सही बोल रहे हो, ऐसे डर क्यों जाते हो तुम लोग? इट हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया मेरे को। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल? माइक्रोस्पोरोफिल लीफ होता है। हाँ, अच्छा, जब मेल गैमेट प्रेजेंट रहता है तो माइक्रो गैमेटोफिल क्यों नहीं बोलते उसको? मतलब वो बेवकूफ है जो माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं। हो गया ना प्लांट किंगडम यार, क्यों नहीं पढ़ते हो जाके? कितने लोग पढ़े हो अभी एनसीईआरटी बताओ? कितने लोग पढ़े हो? हाँ, प्लांट किंगडम कंप्लीट हुआ है, एनसीईआरटी कितने लोग पढ़े हो? वेरी गुड। वो भी इतना निकल रहा है हाथ, मतलब नहीं पढ़ा हुआ है। समय है क्या अपने पास? अब इस साल तो कर दिखाना है। क्यों विश्वा? इस साल तो करके दिखाना है ना भाई। तो यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं घर पे? यही चलता है, हाँ, खाना खाना खाना, सो जाते हैं भैया, बहुत पढ़ के आए। जो पढ़ाया जाता है, जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, उसको जाके उसी दिन रिवाइज करना है, नहीं तो यही हालत रहेगा। फिर दोबारा कौन आएगा आपको प्लांट किंगडम पढ़ाने के लिए? तो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है, स्पोरोफिल का मतलब होता है बेटा फर्टाइल लीफ। ऐसी लीफ, ऐसे प्लांट जिनके पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब फ्लावर। यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल इज फ्लावर। बाकी आप कोई भी जिम्नोस्पर्म पढ़ लिए, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिए, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिए, ये सब में फ्लावर फ्लावर आया था क्या कहीं पे? तो क्या वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते थे? करते थे। टेरिडोफाइट्स कैसे कर रहा था रिप्रोडक्शन? विद द हेल्प ऑफ इट्स लीफ। तो उसका लीफ ये जिम्मेदारी लिया था अपने कंधे पे कि मैं हूं ना, फ्लावर नहीं है तो क्या हुआ? तो ये जो मैं हूं ना बोलने वाला टेरिडोफाइट्स आया था, उसका लीफ आया था, वो लीफ वॉज टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे फर्टाइल लीफ को अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। माइक्रो लगा है अगर उसके सामने, तो मतलब है ऐसा लीफ जो बनाने वाला है माइक्रोस्पोर्स, नॉट गैमेट। क्या बनाने वाला है? माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल क्या बनाने वाला है? मेगास्पोर। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है जाके, नहीं तो पढ़ेगी। हाँ,
क्लियर? तो अब मैं क्या बोलना चाह रही थी, अब आपको कंपैरिजन, अब पढ़ा ही नहीं है तो क्या कंपैरिजन करूँ यार। माइक्रोस्पोरोफिल जैसे लोअर प्लांट्स में लीफ को बोला जाता है, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लीफ नहीं है। अटैक आ जाएगा मेरे को यार, ऐसी बातें मत करो, लीफ ही नहीं है बोल दोगे, बेचारा वो प्लांट कैसे जीना जिएगा। माइक्रोस्पोरोफिल फर्टाइल लीफ है। एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन क्या आ गया है? फ्लावर। फ्लावर में अगर आप देखो कहाँ से निकल रहा है फ्लावर? शूट से ही निकल रहा है। लीफ कहाँ से निकलता था? शूट से ही निकलता था। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि यार ये जो लीफ होते हैं ना, यही क्या हो जाते हैं, एडवांस या कॉम्प्लेक्स होके क्या बना लेते हैं? फ्लावर बना लेते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होके क्या बना लेते हैं? फ्लावर बना लेते हैं। ठीक है, ये सब कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन आता है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे अभी मैंने लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम पहले भी पढ़ा होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड ये अभी एंजियोस्पर्म से पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले तो नहीं पढ़ा है। पढ़ा है ना? मेरे को मारने वाले हो क्या तुम लोग? मैम आप क्या क्या पूछ रहे हो? क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम का मतलब क्या है? फंगस हो गया? इसमें बोलते हैं ना, इसमें पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, गलत। यही तो यार, यही तो एनसीईआरटी पढ़ने का ट्रिक नहीं समझ पा रहे हो भाई। एनसीईआरटी ये नहीं लिखती कि माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक बोलते हैं, नहीं। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू पॉलन सैक आफ्टर डिवीजन, डिवीजन। माइक्रोस्पोरेंजियम विल ग्रो एंड इट विल डेवलप इनटू पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या रहता है? जो अपनी स्पोरोजिनस टिश्यू रहती है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोर, मदर सेल, पॉलन, ठीक है अभी चलो पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, ये नहीं पढ़ो, लेकिन जो पढ़े हो, अब जैसे स्पोरेंजियम पढ़े हो, फंगस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, स्पोरेंजियम पढ़े हो, क्या होता है स्पोरेंजियम? जहां पे स्पोर बनते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनने वाला है? स्पोर बनने वाला है। बेटा कोई भी वर्ड दिखता है ना, उसको क्या करना है? बीच से ब्रेक कर देना है। स्पोरेंजियम का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा बैग जिसके अंदर स्पोर बनने वाले हैं। नाम क्या लगा हुआ है यहाँ पे आगे? माइक्रो। कौन से स्पोर बनने वाले हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज द मेल, मेल स्पोर, मतलब वो क्या बनाने वाला आगे चल के? मेल गैमेट। सिंपल, इजी ना? कोई भी वर्ड मिला उसको बीच से काटो, जितने बार काट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपन ने देखा टेट्रास्पोरेंजियम लिखे, कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब आप लोग एक डायग्राम एनसीईआरटी लाओ, ठीक है एनसीईआरटी खोलो। अच्छा 11th का लाए हो, 12th का नहीं लाए हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी आपको इतना पता चल गया, एक टिपिकल एंथर में लोब्स कितने होंगे बेटा? 2। थीका 2 इन ईच लोब। टोटल थीका अगर काउंट करने जाएंगे तो 4 है ना? लेकिन टेट्राथीकस वर्ड एनसीईआरटी यूज नहीं करती है, तो अपन भी ठीक है। नेक्स्ट, कितना स्पोरेंजियम है? 4 टेट्रास्पोरेंजियम है। अब ये जो थीका है ना, जो अपन ये डिवीजन कर रहे थे, ये 2 लोब तो ठीक है, ये जो थीका का डिवीजन है, इसको अपन बेटा बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव डिवाइड करता है एक लोब को 2 थीका में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विच कंपोनेंट डिवाइड्स द एंथर लोब इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। तो कौन सा है बेटा? वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एक लोब है, जैसे मान लो ये ऐसा ऐसा 2 लोब है, इसमें से अगर एक ऐसा अपन ने क्या कर दिया, ऐसे जो पेन क्रॉस कर दिया, तो इसकी वजह से एक थीका यहाँ पे बन गया, एक थीका यहाँ पे बन गया। इस पेन को अपन क्या नाम देंगे? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये सब हर टिपिकल एंथर का कहानी है। नेक्स्ट आते हैं अब, जो भी आपका अच्छा एनसीईआरटी लाइन न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, अगर अपन डिटेल स्ट्रक्चर में चले जाए तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ऑफ एंथर दिया हुआ है। इसमें अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है? इसी कहानी से बस बनाते जाना है। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम लिखे हैं बेटा? 4। ठीक है, तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बना ले।
ठीक है, क्या बना लिया अपन ने, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बना लिया। ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है बेटा कैसा दिख रहा है इसका शेप, सर्कुलर, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा आउटलाइन होता है बेटा इसका, सर्कुलर होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का बाहर की तरफ अगर हम देखें प्रेजेंट होते हैं 3 लेयर्स। कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स। वन इज एपिडर्मिस, देन गुड। outermost layer is epidermis, this one is what, endodermis, एंडोथीसियम। हम तो अच्छा पढ़ के गए थे, पता नहीं कहाँ गलत हो गया। नीट वाले भी जानते हैं, तो ऑप्शन में आपको एंडोडर्मिस भी दिया रहेगा, ठीक है। क्या है नाम इसका, एंडोथीसियम। बेटा बायोलॉजी का एक एक टर्मिनोलॉजी ध्यान से पढ़ना है, आग गड़ा के क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज नॉट एंडोडर्मिस, यहाँ पे क्या है, एंडोथीसियम। नेक्स्ट इज ये वाला जो अपन का है स्ट्रक्चर, दैट इज मिडिल लेयर। ये क्या है, कैपिटम। ये क्या है, इसको अपन अभी पहले स्पोरोजिनस टिश्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। ये अपना कैसा सेक्शन है बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये बॉटल है इसको मैं ऐसा काट दूं तो इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, इस डायरेक्शन में काट दूं तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब मेरे को बताओ, जो भी कहीं पे भी एपिडर्मिस, तो यार हर जगह सुनते रहते हैं एपिडर्मिस एपिडर्मिस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन। हमेशा, चाहे ह्यूमन से पढ़ लो, एनिमल्स पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, एपिडर्मिस का काम इज ऑलवेज प्रोटेक्शन, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर मिलके क्या काम कर रहा है बेटा, प्रोटेक्शन, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ, किसका प्रोटेक्शन, मेरा, किसका प्रोटेक्शन, स्पोरोजिनस टिश्यू का। क्यों, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्योंकि बनने वाला है मेल गैमेट, ठीक है, पॉलन बनने वाला है, जो कि फ्यूचर हमारा क्या है भैया, मेल गैमेट बनाने वाले, तो इसको बचा के रखना है। अब ये प्रोटेक्शन करेंगे, प्लस एक और फंक्शन है बेटा इनका, इट हेल्प्स इन डेहिसेंस। व्हाट इज डेहिसेंस, क्या, इशारे, इशारों इशार, बताओ डेहिसेंस मतलब एंथर का ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेक होना। क्योंकि इतना अंदर मेहनत चल रहा है, क्या बन रहा है, पॉलन अंदर बन रहा है, तो इसी पॉलन को थोड़ी ये प्लांट लेके चला जाएगा, मैं मेरी मेहनत है मैं लेके जा रहा हूँ। इसका काम तब सक्सेसफुल होगा जब ये पॉलन बाहर आएगा। जब पॉलन को बाहर लाना है तो ये सारे लेयर को क्या करना पड़ेगा, अपने को तोड़ना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के लिए ये तीनों लेयर का क्या होता है बेटा, इट हेल्प, इनका रोल होता है। जैसे अपन एनसीईआरटी में तो खैर नहीं दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत चीजें बताती नहीं है, बट थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा सा बस बाहर जाएंगे। ये जो स्टोमियम होता है ना, ये एक ऐसा वीक पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से क्या होगा, ये एंथर का ब्रेक होगा। ये स्टोमियम अगर अपन एक एक लेयर सुने होंगे, कैलोज सुना है, पहले कभी पढ़ा है कैलोज लेयर, ये कैलोज लेयर से बना होता है ये सारा चीज, ठीक है। ये सारे लेयर्स में सबसे ज्यादा हमको क्या मिल रहा होता है, कैलोज कैलोज कैलोज, ठीक है। जैसे चलो अपन एक एक करके बताती हूँ, अभी मैं कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। अभी अपन ने क्या बोला, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर का काम क्या है,
प्रोटेक्शन का है और डेhiscence का। अभी बस इतना समझ के रखो कि भैया ये एंथर को ब्रेक करने में भी काम करेंगे ताकि क्या निकल पाए बाहर, पॉलन ग्रेन्स निकल पाए। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज, ये वाला लेयर क्या था जो येलो से बनाया है, टैपेटम। टैपेटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट टू नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन, नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जो भी, ठीक है, जो भी अभी अंदर बन रहा है उसके लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये टैपेटम एक तो हो गया न्यूट्रिटिव लेयर, बोल सकते हैं अपन। अगर क्वेश्चन आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिटिव लेयर इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी है बेटा, टैपेटम है। टैपेटम अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है तो टैपेटम का सेल्स कैसा होना चाहिए बेटा, अपन टिश्यूज पढ़े, बहुत टाइप का टिश्यूज पढ़े, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, याद है थोड़ा थोड़ा। लिविंग टिश्यू क्या होता है इसमें, पैरेनकाइमा। टैपेटम अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है मतलब इसके पास अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट रिच होगा ये, तो इसका टिश्यू कैसा होगा, पैरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमा होता तो क्या होता, डेड ही होता, उसके पास क्यों न्यूट्रिशन रहता। तो टैपेटम इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है, ये टैपेटम बना होता है पैरेनकाइमा से, इसीलिए ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, और टैपेटम का कुछ फंक्शन पता है, यस, इट रिलीजेस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कुछ एंजाइम का जो अपने को अभी आगे चल के अपना अपन पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ एंजाइम यूज होते हैं, वो एंजाइम भी कौन बना रहा होता है, टैपेटम। कुछ हार्मोन्स भी बना रहा होता है अपना टैपेटम। थर्ड थिंग, स्पोरोपोलिनिन सुना है बेटा, ये स्पोरोपोलिनिन बनाने वाला लेयर भी कौन है, टैपेटम, ठीक है। टैपेटम से ही बनता है स्पोरोपोलिनिन, टैपेटम से ही बनता है एंजाइम, हार्मोन्स, टैपेटम ही प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब अपन ने जैसे एपिडर्मिस बोला है, एपिडर्मिस को जैसे बोल देते हैं अपन, चलो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर। एंडोथीसियम जो होता है ना बेटा, इट इज फाइब्रस लेयर। एंडोथीसियम कैसी लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है। ये जो फाइब्रस लेयर है एपिडर्मिस के साथ मिलके क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर अब मैंने बोला था एक चीज, आपको एक टर्म बोला है कैलोस, ठीक है, सेलुलोज सुना है, पेक्टोज सुना है, क्या होते हैं ये सब, कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी किसी मॉलिक्यूल के आगे SE सफिक्स लगा रहता है तो यूजुअली वो कैसे होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। जब भी किसी मॉलिक्यूल के आगे IN लगा रहता है, फॉर एग्जांपल ठीक है, IN हमेशा किसके आगे लगा होता है, सफिक्स किसका बना होता है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का खुद का ही सफिक्स क्या है, EIN, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैलोज आपको समझ में आ रहा है कि यार ये लेयर कैसी होने वाली है, पॉलीसेक्राइड की लेयर है। ये जो कैलोज लेयर है, अगर अपन कोई भी बोलना चाहिए मेरे को, जितने अपन का एंथर है इसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दिस इज कैलोज। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का नंबर ज्यादा होता है, कंपाउंड का नंबर ज्यादा होता है, वो कौन सा होता है बेटा, कैलोज होता है। ये कैलोज के वजह से ही आगे चल के जब अपन पॉलन बनाते हैं ना, तो ये कैलोज की वजह से ये पॉलन, अपन थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे कि ये पॉलन 4 पॉलन बनते हैं एक बार में, थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैं आगे का। तो ये पॉलन एक साथ चिपके रहते हैं, तो वो भी चिपके रहते हैं, तो कौन से लेयर से चिपके रहते हैं, कैलोज लेयर से। तो ये इनको क्या करना पड़ता है, हमको ब्रेक करना पड़ता है, तब एक एक पॉलन आपका क्या होगा, अलग अलग जा पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। उस समय एक एंजाइम लगता है, कैलेज एंजाइम, ठीक है। वो कैलेज एंजाइम कौन बनाता है, टैपेटम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो हमारा पॉलन का
डेहिसेंस मतलब एंथर का डेहिसेंस और पॉलन ग्रेन का जब ट्रांसफर चल रहा है उस समय कुछ कुछ एंजाइम लग रहे होते हैं, वो सारा एंजाइम कौन बना रहा है बेटा? टैपेटम बना रहा है। तो टैपेटम इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एंथर। अगर टैपेटम नहीं रहेगा तो पॉलन ग्रेन नहीं बन पाएंगे ढंग से, ठीक है, क्योंकि एक तो सबसे पहले नरिशमेंट अच्छा मिल रहा है, देन आगे का जो भी पॉलन का डेवलपमेंट है, स्पोरोपॉलिन बनता है पॉलन के बाहर, वो भी कौन बना रहा है? टैपेटम बना रहा है। पॉलन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए भी एक एंजाइम लग रहा है, वो भी कौन बना रहा है बेटा? टैपेटम बना रहा है। समझ में आ गया? स्टोमियम जो एक पॉइंट होता है यहीं से स्टार्ट होता है बेटा डेहिसेंस, यहीं से क्या स्टार्ट होता है? डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्लियर? अब आते हैं मेन पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, जो कि क्या है अपना? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जो सर्कुलर वाला पार्ट है क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहेगा ऐसा, इसके सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा ऐसा स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल इज कैपेबल टू फॉर्म पॉलन मदर सेल और पॉलन। ठीक है, जितने सेल्स है इसके अंदर वो आगे चल के कैसा एक्ट करने वाले हैं? पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसा, और यही आगे चल के क्या बना लेते हैं बेटा? पॉलन। दिस इज एनसीईआरटी लाइन। समझ में आ रहा है ये लाइन आपको? ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके पास क्या प्रेजेंट है? पॉलन मदर सेल, और इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब कोई कोई जैसे आप लोग बोल रहे थे कि पॉलन सैक है ना, पॉलन सैक क्या होता है? जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता रहेगा, और अभी अपन ने कैसा बनाया बेटा इसका आउटलाइन? सर्कुलर बनाया है। कुछ समय बाद ये पॉलन सैक कैसा हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनली क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है। जब आप डेहिसेंस ऑफ एंथर पढ़ते हैं तो अपन देखे कि यार इसको क्या कर देते हैं अपन? जोड़ देते हैं, एक पॉलन सैक दूसरे पॉलन सैक से फ्यूज हो जाता है। तो एक पॉलन सैक दूसरे पॉलन सैक से फ्यूज होने के लिए क्या होना चाहिए भैया? यहाँ से इसका एक्सटेंशन यहाँ तक आएगा, इसका एक्सटेंशन यहाँ तक आएगा, फिर तो जाके ये फ्यूज होंगे ना। तो जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के क्या हो रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड हो रहे हैं, तब उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन सैक। अभी जब ये सर्कुलर आउटलाइन वाला है उसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। Microsporangium develops into pollen sac when microsporangium extends longitudinally. Clear है? Microsporangium extends longitudinally, extends longitudinally to form pollen sacs. ठीक है, समझ में आ गया? तो हर एक जो अपन टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्पोरेंजियम ऑब्लिक पॉलन सैक नहीं बोल सकते। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होने के बाद पॉलन सैक बनाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सबसे सेंटर में जो टिश्यू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या टिश्यू बोल रहे हैं तो बहुत सारे सेल्स होंगे। हर एक सेल के अंदर क्या होता है बेटा? पोटेंशियल क्या बनने का? पॉलन मदर सेल बनने का, और यही क्या बन सकता है आगे चल के? पॉलन बन सकता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं अब टैपेटम के बारे में। एक चीज और है, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि मैंने बता चुका है भैया कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, इट कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। डेंस साइटोप्लाज्म विथ मोर देन वन न्यूक्लियस। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है मोर देन वन न्यूक्लियस? क्या हुआ होगा? रेडियल वॉल? कौन सी रेडियल वॉल? मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। समझे? जब भी आपको मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल डिवीजन चैप्टर थोड़ा सा याद करो, घोड़े दौड़ाओ, हम लोग दो टाइप का उसमें डिवीजन पढ़ते थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले किसका डिवीजन चलता था? न्यूक्लियस का। उसके बाद अपन करते थे ना साइटोप्लाज्म में ऐसा फरो बना रहे होते थे या सेल प्लेट बना रहे होते थे, प्लांट सेल होता था, तो
अगर यार कैरियोकाइनेसिस हो गया बट इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो क्या होगा भैया, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। अब यही फिर से 2 न्यूक्लियस अपना फिर से डिवीजन चालू कर दिए, उसके बावजूद फिर से नहीं हुआ साइटोकाइनेसिस, तो फिर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कोई वॉल ब्रेक होने वाला है, वॉल ब्रेक नहीं होता है। क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है, बट किसका डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। इस वजह से टैपेटम में मोर देन हमको 1 न्यूक्लियस दिख सकता है, किसी भी टैपेटम का बात नहीं है, हर जगह कहीं भी आपको अगर मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहा है, उसका आंसर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एवरीवेयर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लियो, लिखो। एंथर का 2 पार्ट्स, सॉरी स्टेमन का 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट का जो बेस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। दिस प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड थ्रू थैलेमस और पेटल। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट is attached ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक इज, क्लास कितने बजे तक है, स्टार्ट कितने बजे हुई थी, मेरी क्लास स्टार्ट कितने बजे हुई थी, 10:15। तो क्लास कितने बजे तक चलेगी, गुड। आप ही बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, आप ही बोल रहे हो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले इनिशियली जो एंथर होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी अपने पास मैंने क्या बोला था, कोई भी स्ट्रक्चर अगर एक एडवांस अपना स्ट्रक्चर और फॉर्म लेके बैठा है तो उससे पहले उसके अंदर क्या चला होगा, बहुत सारा डिवीजन चला होगा। ठीक है, डिवीजन फिर डिफरेंशिएशन होके वो अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके बैठा है। अभी हमने एंथर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लिया कि भैया इतने लेयर्स होते हैं, उसके पास एक ऐसा स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है। अब शुरुआत कैसे होती है यार, पहले क्या होता है भैया, एंथर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इस छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर के पास एक सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं बेटा अर्ली सेल्स। इसका नाम है आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या नाम है, आर्कीस्पोरियल सेल्स। मतलब एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर और इसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स। क्या नाम दे दिए इसका अपन, आर्कीस्पोरियल सेल्स और अर्ली सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं, दे फॉर्म पैराइटल सेल्स, दे विल फॉर्म पैराइटल सेल्स। ये पैराइटल सेल से अब आपका 3 लेयर कौन कौन सा था, एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड स्पोरोजिनस टिश्यू, ये क्या होगा, डेवलप होगा। समझ में आया? ये सारा लेयर अपना इससे डेवलप होने वाला है, मिडिल लेयर एंड, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत में जो सेल्स का नाम होता है आर्किस्पोरियल सेल्स होता है बेटा। ये अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट 2011 नीट में आ चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है। हो सकता है कभी कभी नीट रिपीट कर दे क्वेश्चन, तो अपन थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जो रिलेटेड चीजें हैं ना उसको बता सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि अर्ली मतलब एंथर जहां से फॉर्म होता है, अर्ली सेल्स, वहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन चलता है और फिर जाके ये लेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये नाम पता होना चाहिए कि कौन से सेल्स होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, पैराइटल सेल्स में। और ये पैराइटल सेल्स फिर अपना आगे चल के क्या बना लेगा, डिवीजन करके एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को बताओ, अब डेवलपमेंट ऑफ एंथर तो समझ गए, अब अपन करने जा रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, कौन बनाता है बेटा माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, पॉलन मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। समझ में आया? अब मैं अगर बात करूं, हमने क्या बात किया था, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल विल एक्ट एज पॉलन मदर सेल और फ्यूचर पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब मैं एक सेल का बात कर रही हूँ, उधर से एक सेल अपन निकालते हैं, ये एक सेल है, मान लो इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं अभी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका प्लॉइडी क्या होगा, प्लॉइडी का मतलब हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, मदर सेल है ना, क्या है, मदर सेल है। तो जो मदर प्लांट का प्लॉइडी है वही होगा। मदर प्लांट का प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म एडवांस प्लांट, उनका प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड 2n। उनका हर एक स्ट्रक्चर, चाहे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्लावर के जितने पार्ट्स अभी तक अपन पढ़े थे, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, सबका प्लॉइडी क्या होगा बेटा, 2n, ठीक है। तो ये एंथर का ही अंदर का एक स्ट्रक्चर था, एंथर के अंदर देखे थे, तो बेटा इसका प्लॉइडी भी क्या है, 2n। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमको क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर्स बनाना है। यहाँ पे क्या चलेगा, माइटोसिस की मियोसिस। क्यों चलेगा मियोसिस, क्यों बनेगा, 2n क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मेल गैमेट को आगे चल के फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करना है, और जाइगोट का प्लॉइडी अपने को क्या रखना है, 2n रखना है। तो आप यहीं पे 2n रख लोगे तो क्या हो जाएगा, 2n + 2n 4n चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मदर सेल का प्लॉइडी क्या है, 2n है, तो हम अब सेल डिवीजन कौन सा करेंगे, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, जिसमें जितना क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट सेल का, उसका जस्ट हाफ जाता है डॉटर सेल को। किसको बेटा माइटोसिस मियोसिस क्लियर नहीं है, फ्रैंकली नहीं क्लियर है, पूछो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, पूछना चाहिए। आप अपने बारे में सोचो, ये मत देखो ये क्या सोचेंगे। नहीं क्लियर है? माइटोसिस का मतलब, कभी भी अभी अपने को सेल डिवीजन पढ़ना है, खैर डिटेल में इतना समझ लो, माइटोसिस सेल डिवीजन जब भी होगा, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, हमेशा पहले कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सेम चलेगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सब चीज सेम रहेगा। बट माइटोसिस में क्या होता है, जितना आपका पेरेंट का डीएनए का नंबर है, उतना ही डीएनए का नंबर किसके पास जाएगा, डॉटर सेल्स के पास। अगर मेरे पास 46 पेयर्स है क्रोमोसोम के, तो अगर मेरे को माइटोसिस करना है मेरे सेल को, तो माइटोसिस करने के बाद जो एक सेल से कितने सेल बनेंगे, दो, दोनों सेल के पास 46 जाएगा, ठीक है। मियोसिस में क्या होगा, अगर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस अगर हुआ तो 46 का हाफ क्या होता है, 23 एक सेल के पास, 23 दूसरे सेल के पास। समझ में आ गया? अभी इतने इस लेवल तक इतना समझो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चला, मियोसिस, एक और डिफरेंस है, एक माइटोसिस से बनते हैं 2 डॉटर सेल्स, एक मियोसिस से बनते हैं 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये भी आप सेल डिवीजन में पढ़े होगे, क्योंकि मियोसिस 2 भाग में डिवाइड है। पहला तो होता है रिडक्शन डिवीजन, सेकंड होता है इक्वेशनल डिवीजन,
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ये सब पढ़ते थे। तो एक बार 2 डॉटर सेल बन जाता है, उसके बाद फिर से 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं? टोटल 4। माइटोसिस में कितने बनेंगे? 2। तो अब यहाँ पे कितने माइक्रोस्पोर बना लिए बेटा? कितने बन गए? 4 माइक्रोस्पोर्स। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? पॉलन। ये जो पॉलन ग्रेन है, इन सबका प्लॉइडी क्या होगा बेटा? यहाँ पे 2n था, तो ये सब क्या हो गए? n। तो मतलब एक, अभी तो सिर्फ एक का बात है, एक मदर सेल ने मियोसिस किया तो कितने पॉलन ग्रेन बन गए? 4 बन गए। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी होगी? बहुत सारी होगी, 4 नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी होगी बेटा? बहुत सारी होगी, थाउजेंड्स होंगे, ठीक है। हर कोई कितना, एक एक कितने बनाने वाले हैं? 4 माइक्रोस्पोर, 4 पॉलन बनने वाला है। समझ में आ गया? अब ये जो अपना माइक्रोस्पोर बन रहा है या जो पॉलन बन रहा है, इसको ना एक स्पेशली एक फॉर्म होता है। ये कैसे निकल के आते हैं? n। इसको अपन बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब जब ये मियोसिस चला तो जो हमारे माइक्रोस्पोर थे वो कैसे होते हैं? चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या होते हैं? थोड़ा अटैच्ड होते हैं। ये अटैच क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? मैंने क्या बताया था? एक नाम कैलोज बैंड। क्या प्रेजेंट रहता है? कैलोज बैंड प्रेजेंट रहता है। ये कैलोज बैंड की वजह से ये क्या ले लेते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म ले लेते हैं। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4। चारों क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। अगर चारों कनेक्टेड रहेंगे, आगे भी पॉलिनेशन करना है अभी हमको, अगर ये चारों कनेक्टेड है बेटा तो वेट क्या हो जाएगा पॉलन का? बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप एक के साथ 4 पॉलन लगा दोगे तो वेट क्या हो गया? बढ़ गया। इंसेक्ट कैरी नहीं कर सकता, विंड चलेगा और पॉलन क्या होगा? धप से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो पॉलन को कैसा होना चाहिए? थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए। तो अब बिफोर पॉलिनेशन क्या होगा? ये जो अपना कैलोज बैंड है, इसको क्या किया जाएगा? डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पे काम आएगा क्या? एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। अब यहाँ पे कौन फंक्शन करने वाला है भैया? टैपेटम। यहाँ से कैलेज एंजाइम रिलीज हुआ, इस कैलोज बैंड को ब्रेक किया और फिर अपना ये चारों पॉलन ग्रेन क्या हो गए बेटा? अलग अलग, थोड़ा टेट्राड कंडीशन, टेट्राड फॉर्म से क्या हो जाएंगे? थोड़ा अलग। कब? बिफोर पॉलिनेशन। जब तक पॉलिनेशन जब बने थे, कौन से फॉर्म में बने थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में बने थे। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट आते हैं, लिख लिया यहाँ तक? व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेट्स बनाते हैं, गुड, जो गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्पोरोफाइट? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ गैमेटोफाइट? प्लॉइडी ऑफ स्पोरोफाइट पता है सबको? गैमेटोफाइट का मतलब है जिसके अंदर क्या बनने वाला है? गैमेट बनने वाला है। अभी बेटा हमने क्या बनाया है? पॉलन ग्रेन बनाया है। गैमेट लिखा है कहीं पे भी? पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट। पॉलन ग्रेन के अंदर बनने वाला है गैमेट्स। तो पॉलन ग्रेन ही क्या है अपना? मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। आप ब्रायोफाइट्स में पढ़े होंगे, पूरा का पूरा प्लांट को अपन क्या बोलते थे? गैमेटोफाइट। एल्गी का पूरा प्लांट को क्या बोलते थे? गैमेटोफाइट। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जा रहे हैं, हायर मतलब एडवांस प्लांट में जा रहे हैं, वहां पे अपन क्या देखते जा रहे हैं बेटा? गैमेटोफाइट का साइज क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, ठीक है। एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट का एक पूरा प्लांट और पॉलन का साइज, कौन ज्यादा बड़ा है कौन ज्यादा छोटा है बेटा? पॉलन सबसे छोटे हैं। तो गैमेटोफाइट का क्या हो रहा है? साइज धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर अपने को क्या करना है? मेल गैमेट बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अपन ने क्या देखा? फ्लावर देखा। फ्लावर के बाद सीधे अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिटेल पढ़ा, जिसमें अपन ने देखा भैया एंथर का ऐसा ऐसा लेयर होता है, ये फलाना होता है, ये ऐसा लेयर है। फिर अपन ने फाइनली क्या बना के रख दिया? अभी मेल गैमेटोफाइट बना लिया। अब इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर अपने को क्या बनाना है? मेल गैमेट। क्लियर यहाँ तक? कि ऐसी जो एकदम समझना है, ठीक है।
ऐसा लगता है कि आता है आता है आता है, और लिखते रहा करो, ठीक है। जो लोग नहीं लिखते हैं, क्यों? लिखना है, ठीक है। आप जब लिखते हो तो आपके जो हाथ के जो ये होता है ना, स्पीड, नर्व्स, ठीक है। अपन दो तरीके से याद करने का, जैसे बचपन में कुछ मम्मी बोलती होगी ये याद नहीं कर पा रहा, लिख लिख के याद करो। क्यों बोलते थे ऐसा, लिख लिख के याद करो? क्योंकि लिखने से क्या होता है, याद होता है, ठीक है। तो जब आप लिखते हो, आप सिर्फ सुन रहे हो तो आप सिर्फ सुन रहे हो, जब आप लिख रहे हो तो आपका आंख उस चीज पे वर्क कर रहा है, आपका कान इस चीज पे वर्क कर रहा है सुन के लिखना, और आपका हाथ इस चीज पे वर्क कर रहा है, तीन सेंस ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, तो वो इजिली रिटेन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तो लिखा हुआ है, क्या है, थोड़ा थोड़ा लिखते जाना है कि भाई कहाँ पे क्या छूट रहा है, क्या एक्स्ट्रा है, या तो एनसीईआरटी के ऊपर लिखते जाओ, जहां पे भी आपको जो दिख रहा है, ठीक है। क्लियर? अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पीवाईक्यूज। ये सारे क्वेश्चन है बेटा नीट के, ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ। अपन जितना पढ़े हैं अभी, क्या लिखा है देखो, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस, वन विद इन द अदर। इसका मतलब क्या होता है, एक जनरेशन जैसे मदर प्लांट, एक जनरेशन, उसका जो भी हैप्लॉइड स्टेट आ रहा है, या गैमेट बना रहे हैं, या जो सीड बन रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। जैसे हमारे मदर फादर वन जनरेशन, वी आर सेकेंड जनरेशन, हमारे बाद वाला थर्ड जनरेशन। समझ में आया? तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्या होना चाहिए आंसर? ये 3 और 4 इधर होगा ना, ये थोड़ा इधर हो गया है, ए बी सी डी, डी ऑप्शन ये है। देखो क्या क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर, दो जनरेशन है एंथर का, क्योंकि प्लॉइडी क्या था बेटा, 2n, पॉलन का n, हैप्लॉइड, तो मतलब यार एक ये जनरेशन हो गई और एक ये जनरेशन हो गई, ये तो सही है भैया, वन जनरेशन विद इन अदर। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, ये होगा क्या, पॉलन ग्रेन का प्लॉइडी ऑलरेडी क्या है, n। अब जो मेल गैमेट बनेगा वो माइटोसिस से बनेगा, मियोसिस से बनेगा, माइटोसिस से बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम n पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब ये तो एक ही जनरेशन का बात है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। थर्ड, सीड इनसाइड फ्रूट, नहीं होगा, क्यों? फ्रूट किससे बनता है, ओवरी। सीड किससे बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता तो सीड बनता क्या, एक्सेप्शंस है, एपोमिक्सिस है, ये सब चीजें हैं, बट अगर हम जनरेशन का बात कर रहे हैं बेटा, सीड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सीड विद इन फ्रूट इज अ वन जनरेशन विद इन अनदर, ठीक है। फ्रूट क्या है, फ्रूट तो ओवरी का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी लिखा था, ओवरी को ही अपन क्या बना दे रहे हैं, आगे चल के फ्रूट बना दे रहे हैं। पर सीड बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, मेल गैमेट बनाना पड़ा, फीमेल गैमेट बनाना पड़ा, फर्टिलाइजेशन कराना पड़ा, फिर जाके अपन क्या बना पाए, सीड बना पाए, ठीक है। इम्ब्रियो सैक एक्चुअली कन्वर्ट होता है सीड में, जो ओव्यूल रहता है, इंटेगुमेंटेड ओव्यूल या इंटेगुमेंटेड सीड बोलते हैं, तो अपना सीड विद इन फ्रूट इज वन जनरेशन विद इन अदर। सबको समझ में आ रही है ये बात, क्योंकि सीड क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, सही है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, हैप्लॉइड, ओव्यूल, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1, 3, 4 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 और 3 कौन सा हो जाएगा सही, 1 और 4, मोर करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 4। तो ये सीड विद इन फ्रूट भी क्या होता है बेटा, आपका वन जनरेशन विद इन अनदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुड।
ये तो पढ़े नहीं है। Proximal end of filament of stamen is attached to thalamus or petal. Very good. Which one of the following statement is correct? B की D. B for endothelium produces the microspore. माइक्रोस्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें रहती है। टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, करेक्ट है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज एक्साइन बोलते हैं। स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है क्या? तो क्या हो गया आंसर? बी। व्हाट इज एंथेसिस? इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है मैंने। एंथेसिस इज नॉट डेवलपमेंट ऑफ एंथर, इट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। हमने पढ़ा था डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद अब एक पॉइंट वहां पे लिखे रहना जहां पे अपने फ्लावर बड से फ्लावर बनाया था ना, ऐसे फ्लो चार्ट में बनाया था ना, फ्लोरल प्राइमोडियम फलाना फलाना, देन फ्लोरल बड, देन फ्लावर। फ्लोरल ब्लड से फ्लावर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एंथेसिस। अब क्योंकि ये एंथर एंथर से ज्यादा साउंड सिमिलर करता है तो हमको लग जाता है इट इज आइदर डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ठीक है। इट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। 2012 का क्वेश्चन है बेटा ये। फोटो ले लो, लिखो बस, आगे चलो। व्हाट इज आर्किस्पोरियम? आर्किगोनियम, आर्किस्पोरियम। क्या होगा बेटा? सही बोल रहे हो, पढ़े हैं ना अपन आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स अभी पढ़े हैं ना? क्या थे आर्किस्पोरियल सेल्स? अर्ली सेल्स ऑफ, अर्ली सेल्स ऑफ एंथर को क्या बोले थे? आर्किस्पोरियल सेल्स। ये आर्किस्पोरियल सेल्स कन्वर्ट होता है पैराइटल सेल्स में एंड इट विल फॉर्म एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ऑल लेयर, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? वॉल एंड टैपेटम की बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स। मोर करेक्ट ऑप्शन बी, बी, बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स। सब कुछ बनने वाला है किससे? आर्किस्पोरियम से। वो क्या था? अपना अर्ली सेल ऑफ एंथर था। क्लियर हो गया सबको? टैपेटम भी होगा उससे, बट अभी क्या है यहाँ पे, इसमें अगर अपन देख रहे हैं सिर्फ क्या लिखा है? वॉल एंड टैपेटम। यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली वॉल। ये तो गलत है, ओनली टैपेटम एंड। सबसे ज्यादा ज्यादा करेक्ट ये भी करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन करेक्ट किस में दिख रहा है हमको? बी में दिख रहा है, क्योंकि ये सारे ज्यादा चीजों को इंक्लूड किया है तो वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट।
कैलोस, ऑप्शन बी। ये सारे नीट के क्वेश्चंस है ना, आप देख लो अभी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ने से बनने लगते हैं क्वेश्चंस। सिक्सटीन, क्योंकि कितने सेल्स बोल रहे हैं बेटा आंसर में, 4 सेल्स। ये 4 सेल्स विल एक्ट एज पॉलन मदर सेल। एक पॉलन मदर सेल से कितना पॉलन, 4। तो 4 पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। समझ में आया सबको, किसी को डाउट है? याद हो गया क्या आंसर? इतने बार सॉल्व कर करके ऐसा भी होता है ना, याद हो जाना। हाँ, माइक्रोस्पोर अभी सेम वही करना है बेटा। इन एंजियोस्पर्म्स हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन। अब आपको नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, पॉलन। पॉलन का नंबर है 100। तो भैया एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना पॉलन बनता है, 4 पॉलन। तो 100 पॉलन बनाने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? ए वाले हाथ उठाओ, सी वाले, ई वाले, जिनको नहीं आता है। तो जो लोग लिखे होंगे उनको तो आता होगा, जो क्लास में बैठ के लिख रहे थे, मैंने अभी लिखाया ये चीज। पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट। तो आंसर क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर। इसीलिए लिखना जरूरी है। जितने लिखने वाले थे वो अभी आंसर कर लिए, और जो नहीं लिख रहे थे सर खुला रहे बैठ के। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट है, कुछ बोलना चाहते हो स्माइल करने के अलावा? समझ में आया बेटा सबको? घर जाके क्या करना है, रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, और और अभी क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं? पुराने वालों के पास मॉड्यूल है, पुराने वाले फिर भी सॉल्व नहीं कर रहे। आप लोगों के पास तो है मॉड्यूल। नए वाले आप लोग, कितने लोग एडमिशन हो गया बेटा? ठीक है, मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। आपका एक ग्रुप होगा, है, आज उसमें एक क्वेश्चन बैंक चला जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मैं भेज दूंगी, आप उसको जाके सॉल्व करोगे। जितना अपन ने पढ़ाया है उतना ही करने का जरूरत है, अभी ज्यादा 30 मार्क का बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया बेटा क्लास? जा सकते हो। बंद कैसे करना है बता, सिखा दो। स्टोमियम, स्टोमियम बेटा वो हिस्सा होता है ना जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। जैसे जहाँ जहाँ पे ये अपन फोल्डिंग किया है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपना फाइब्रस लेयर लिखे थे है ना, एक फाइब्रस लेयर होता है और एक क्या होता है, कैलोज लेयर। ठीक है, दो टाइप का लेयर है। ये जो स्टोमियम है ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा गड्ढा टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइब्रस लेयर और कैलोज लेयर का थिकनिंग क्या होता है ना, कम होता है। तो हमको जहाँ पे भी ये थिकनिंग कम होगा वहां से ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा। तो ये जितना आपको ऐसे गड्ढा गड्ढा दिख रहा है, ये सारे क्या चीज़ है, स्टोमियम।
तो स्टोमियम हेल्प्स इन डेhiscence, ठीक है, क्योंकि वो इजी होता है उसको एंथर को ब्रेक करना। जहाँ पे ज़्यादा मोटा लेयर होगा समय लगेगा उसको ब्रेक करने में, ठीक है। और कुछ? गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग बोल ले, गुड नाइट बोल ले, जो बोलना है बोल ले। कुछ पूछना है? अरे पूछ लो, कुछ दिन बाद पूछोगे ना। आना चाहिए डाउट, डाउट आना चाहिए, और फिर क्वेश्चन बनाओगे तो डाउट आएगा, पढ़ोगे तो डाउट आएगा। इतना पूछना है कि मेरा सर पका देना है तुम लोगों को। ये साल ऐसे रगड़ देना है सब टीचर्स को, निचोड़ के रख देना है यार, छोड़ना नहीं है ना, तभी तो अपन सीट नहीं छोड़ेंगे ना। सिलेक्शन चाहिए बेटा, अपन जितने बच्चे बैठे हैं ना सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बस हमारा बात को फॉलो करो, सिर्फ फॉलो करते जाओ। एक साल हम आपके आपके जीवन से मांग रहे हैं आपके ही सिलेक्शन के लिए, सिर्फ ये एक साल। वो तो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा वो बोल रही मैम सबको मत बोलो, मोटिवेशन अपने लिए से, ठीक है। तेरे लिए भी मोटिवेशन चाहिए ना। अच्छा फर्स्ट डे आपका, किसका इसका फर्स्ट डे बेटा आज? अरे वो तो ऐसे आज इस इंस्टीट्यूट में किसका इसका फर्स्ट डे? नहीं, 2-3 दिन हो गए, ठीक है। तो पढ़ो यार लग के, ठीक है। अभी घर जाते हो कितने बजे? 12। अभी तो क्लास नहीं होती ना। अभी क्या करता है तो? सुनो, ऑफ कर दे यार, क्या क्या जा रहा होगा।